नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बंधन बैंक की और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड। अब आपको बहुत ही ज़रूरी अपडेट मिलेगा इनका रिजल्ट देखकर। रिजल्ट कैसा आया है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे रिजल्ट पे चलकर। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि ये बैंक अगर आप देखोगे लगभग 425 रुपये से गिर के ये आज 325 या 30 रुपये का लो मारा है। आपको मैं सिंपली यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, इस कैंडल का जो लो है वो लगभग 330-335 रुपये के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना लेवल है। क्यों डरावना है? क्योंकि यही लेवल बैंक जो है नवंबर में दिखा रहा था और उसके बाद नवंबर के बाद बाजार में भयंकर तेजी आई है। बाजार अपने ऑल टाइम हाइज पे ट्रेड कर रही है। ये बैंक पिछले 7-8-10 ट्रेडिंग सेशन में एक बिकवाली का शिकार हुआ है। और वो बिकवाली क्यों आ रही थी, इसका जो मतलब है ना कि जिस कारण आ रही थी बिकवाली, वो हमारे सामने डेटा आ चुका है। वो डेटा है इनका रिजल्ट। और रिजल्ट में जब भी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली होती है उसमें पहले से गिरावट आने लगती है। ये सब हम जानते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है। और जब इसका कुछ रिवर्स होता है तो अगले दिन भयंकर क्रैश आता है स्टॉक में। तो चलिए, यहाँ पर पहले से ही बिकवाली आई हुई है तो ऐसा क्रैश नहीं आएगा जैसा कि हम मतलब एक्सपेक्ट कर सकते थे ऐसा रिजल्ट देखकर। चलिए रिजल्ट पे चलते हैं। क्या रिजल्ट में सब कुछ बुरा है वही समझने की कोशिश करेंगे। आप ये रिजल्ट वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एक एक चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। आप वीडियो लाइक कर लीजिए और इत्मीनान से समझिएगा चीज़ों को, जिससे कि अगर आपके पास कोई बैंकिंग स्टॉक हो आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम इस रिजल्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि इनको इंटरेस्ट इनकम में कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। अगर आप यहाँ से यहाँ कंपेयर करोगे जस्ट पिछले क्वार्टर से इस वाले क्वार्टर में, तो 3,307 करोड़ की इनकम हुई इनको ब्याज से ये कमा पाए। 3,197 करोड़ रुपए जस्ट पिछले क्वार्टर में कमाए थे और पिछले साल के इस क्वार्टर में ये कमाए थे 2,717 करोड़ रुपए। अगर आप देखोगे यहाँ पर हमको इंप्रूवमेंट दिखने को मिला है, यानी कि ये हमारे सामने पॉजिटिविटी झलका रहा है। ठीक, उसके बाद अगर हमको इम्प्रूवमेंट देखनी है तो ये जो इनकी इन्वेस्टमेंट पे जो इनके पास पैसा आ रहा है वो बहुत ही बढ़िया बढ़ा है। और ये मुझे बहुत पॉजिटिव साइन लग रहा है कि चलो बैंक को जो प्रॉफिट यहाँ से आ रहा है उसमें बढ़िया एक इम्प्रूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो सिंपली 200 करोड़ कमा रहे थे ये इन्वेस्टमेंट से, यहाँ 272 करोड़ कमाए, यहाँ 315 करोड़ कमाए। ठीक है, अभी अन्य चीज़ों को अगर आप जोड़ जाड़ के देखो तो यहाँ पर 553 करोड़ की इनकी अदर इनकम हुई है। ये भी पॉजिटिव साइड है, जस्ट पिछले क्वार्टर से भी और उसके पिछले साल के इस क्वार्टर से भी। मतलब हर जगह जो इनकी इनकम हुई है वहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं, हर जगह पॉजिटिव नोट्स पे सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। और अगर हम सिर्फ यहाँ पर इनकम देखें, इनकी जो कमाई करते हैं ये, उसको देख करके और हम इनका जो चार्ट है उसको डिकोड करने की कोशिश करें, हमको लगेगा ये फालतू में 420 से 340 पे आ गया है। ये बैंक कल बहुत तगड़े से ऊपर जाएगा। लेकिन असली दर्द जो है वो मैं अब आपको समझाने चल रहा हूँ, जिसके कारण ये बैंक हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो चलिए असली दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे और थोड़ा सा नीचे चलेंगे। नीचे चलने के लिए माउस का उपयोग करेंगे। हम नीचे आ जाते हैं। हम अभी इनके खर्चों की बात करेंगे। और खर्चों में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी खर्चा होता है वो होता है कि इनको कितना पैसा खर्च करना पड़ा इंटरेस्ट देने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनको देना पड़ा 1,236 करोड़ रुपए, यानी कि 1,236 करोड़ रुपए ब्याज के रूप में। अगर आप इसको देखोगे जस्ट पिछले क्वार्टर से तो 1,274 करोड़ रुपए इनको देना पड़ा था। वहाँ से एक बढ़िया इंप्रूवमेंट है, इनको खर्चा भी कम करना पड़ा है ब्याज देने के लिए। और अगर आप इसको पिछले साल के इस क्वार्टर से देखोगे तो यहाँ पर एक हमको कमजोरी दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर ये दो धारी तलवार है कि अगर आपके पास कस्टमर बेस बढ़ेगा तो आप ज़्यादा ब्याज देने में खर्चा आपको करना पड़ेगा, तो वहाँ से आपके पास डिपॉजिट्स आएंगे, डिपॉजिट्स बढ़ेंगे, वो आपके बैंक की परफॉर्मेंस को सुधारेगा। तो ये दो धारी तलवार है। यहाँ पर जैसे कि एक बार के लिए बैंक के लिए खर्चा जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बैलेंस इसलिए क्योंकि अगर कस्टमर बढ़ेगा तो वो आपको डिपॉजिट्स दे रहा है, उसका आप उपयोग कर सकते हो। आपको खर्चा करना पड़ता है उसको ब्याज देने के लिए। यहाँ पर कासा रेशियो बहुत ज़्यादा काम में आता है, उसको मैं बार बार आपको समझा चुका हूँ जब भी मैं बैंक्स वाले वीडियो बनाता हूँ। आप वहाँ पर समझ सकते हो, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एम्प्लॉय कॉस्ट में थोड़ा सा जो है ना 434 करोड़ जो ये खर्च किए हैं 414 करोड़ के मुकाबले। आप सबको पता है कोविड की सिचुएशन को अच्छे से टैकल करने के लिए। और जस्ट अगर आप इसको पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेयर करोगे आपको बहुत बड़ा जंप यहाँ पर दिखाई देगा। और इसको हम बिल्कुल एक बार के लिए छूट भी दे सकते हैं। चलो भैया, आप अगर अपने एम्प्लॉयज़ को सुरक्षित रखोगे, वही आपको काम करके देते हैं, वही आपके बैंक को आगे लेकर जा रहे हैं, तो आपको इतना तो करना ही चाहिए। तो चलिए, अगर टोटल खर्चों की बात करें तो 1947, चलिए देश आज़ाद जब हुआ था उतना इनका खर्चा हो गया। 1951 जस्ट पिछले क्वार्टर में, 1811 पिछले साल के इस क्वार्टर में। खर्चा जो है आप देख लीजिए यहाँ पर लगभग स्टेबल सा है, लेकिन पिछले साल के इस क्वार्टर से खर्चा बढ़ा है। मैंने आपको कारण ऊपर समझा दिया। अभी
चलते हैं एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट पे, जो हमें सारी चीज़ें सामने लाकर रखेगा। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट जब हम देखेंगे तब हमको एक जो डेंट दिखाई देगा, उस डेंट को हम तब समझने की कोशिश करेंगे। नेट प्रॉफिट पे हम आते हैं, 632 करोड़ रुपए की कमाई हुई इनको इस क्वार्टर में, जो कि कम है बहुत ज़्यादा 920 करोड़ के मुकाबले। और अगर आप पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेरिजन करोगे तो 731 करोड़ के मुकाबले भी काफ़ी कमी यहाँ पर आई है। आप सिंपली देख सकते हो 731 करोड़ कमाई करी थी इन्होंने, इस बार 632 करोड़ की कमाई हुई, सीधे सीधे 100 करोड़ की कमाई कम हो गई। और अगर आप जस्ट पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन करोगे 300 करोड़ की कमाई कम हो गई। तो भाई साहब कमाई कम क्यों हो गई, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा 8 नंबर पॉइंट, प्रोविजंस अदर दैन टैक्स एंड कंटिजेंसीज। अब ये क्या होता है, प्रोविजंस क्या होते हैं, मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ। और यहाँ पर जो 1000 करोड़ का प्रोविजनिंग की गई है इस बैंक के द्वारा, ये हमको बहुत बड़ा संकेत दे रही है। वही संकेत हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्रोविजनिंग समझ ही लीजिए आप कि जब हम किसी को लोन देते हैं वहाँ से हम रिकवरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब ये आनाकानी करने लगा, जैसे कि ये बंधन बैंक है, इसने किसी बंदे को लोन दिया, ये बोल रहा है भैया हम नहीं दे पा रहे हैं, हमारा पेट दर्द हो रहा है, हमारा सर दर्द हो रहा है, हमारे कमर में दर्द है, ठीक है, या जो भी उनको तकलीफ है, वो नहीं मतलब आनाकानी कर रहा है वो देने में। तो बंधन बैंक क्या करेगा, हो सकता है ये एनपीए हो जाए, तो वो ग्रॉस एनपीए में चला गया। जैसे ही ग्रॉस एनपीए जाता है उसको ये प्रोविजंस बना करके उसको ख़त्म करते हैं, जिससे इनका नेट एनपीए जो है वो कम रहे। ये सब चीज़ें मैं समझा दूंगा कभी और एक अलग से वीडियो बना करके, जिससे आप अच्छे से खुद एक रिजल्ट को समझ सको। लेकिन समझिएगा बात को कि जब एनपीए हो जाता है वहाँ पर जो पैसा अलग से निकाल कर रख दिया जाता है कि आने वाले समय में अगर कोई दिक्कत आती है कि ये एग्जैक्टली एनपीए फ्रॉड ही घोषित हो जाता है, सारी चीज़ें संभालने के लिए प्रोविजंस किए जाते हैं। ये ऐसा पैसा होता है जो बैंक को अपने प्रॉफिट में से निकाल कर अलग रखना होता है, आने वाले खतरे को देखते हुए। एक तरीके से समझिए एनपीए को टैकल करने के लिए प्रोविजनिंग की जाती है। अभी ये खर्चा 1068 करोड़ इस बार बैंक ने किया है, बहुत भारी नंबर है। अगर आप इसको जस्ट पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे 400 करोड़ रुपए भी नहीं खर्च किया था बैंक ने, और पिछले साल के इस क्वार्टर में 300 करोड़ भी नहीं खर्च किया था। 294 करोड़ टू बी प्रिसाइज, 394 करोड़ टू बी प्रिसाइज, ये था पिछले क्वार्टर में और पिछले साल के इस क्वार्टर में। और यहाँ पर 1068 करोड़, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम अब डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझिएगा। अगर आपके पास कोई छोटा बैंक है और जो आपको थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, वहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल एग्जिट करने की सलाह तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप एक बार रिविजिट करके चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आपका बैंक अपने प्रॉफिट में से, अपने हार्ड अर्न्ड मनी में से पैसा अलग निकाल रहा है एनपीएस के लिए, और हो सकता है कि हमको एक बार के लिए दिखे नहीं भैया इनका एनपीए नहीं बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन समझिए 1068 करोड़ रुपए इनको अलग से निकाल कर रखना पड़ा। और ये प्रोविजनिंग जरूरी नहीं एनपीए के लिए ही हो, अन्य चीज़ों के लिए भी प्रोविजनिंग की जाती है। आने वाले समय में एक ऐसी सिचुएशन रहेगी जैसे कि कोविड के लिए, आप यहाँ पर भी देख सकते हो प्रोविजनिंग जो बढ़ी हुई थी पिछले साल के इस क्वार्टर से भी अगर कंपेयर करोगे, तो कोविड ने जो डेंट दिया है वो हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। हमें बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर हाल जानना हो तो हमें छोटे बैंकों को देखना पड़ेगा। हम एचडीएफसी बैंक से सबका कंपैरिजन नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे कि एचडीएफसी बैंक हमारे सामने एक लिमिट सेट करता है कि वो तो परफेक्ट है ही, एचडीएफसी हो गए, कोटक हो गए, ये सब हमारे सामने लिमिट सेट करेंगे, लेकिन हमें तकलीफ अन्य जगहों पे दिखाई दे रही है। और ये हमको एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देती है बाजार में। भले ये स्टॉक ऊपर से गिर चुका हो, बढ़िया गिरावट दिखा चुका हो, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर बिल्कुल लेने की सलाह मैं इस स्टॉक को बिल्कुल नहीं दे सकता। आपको जिनके पास है उनको भी अभी एवरेज करने की भी सलाह नहीं दे सकता। ये स्टॉक कहां भागेगा उससे हमें मतलब नहीं है। जैसे कि आप देखिए बजाज फाइनेंस का भी रिजल्ट ऐसे ही नॉर्मल लेवल पे आया है, रिजल्ट बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं है, इवन मुझे वो रिजल्ट बुरा लगा है, लेकिन फिर भी स्टॉक भाग रहा है। तो हम कारण नहीं डिकोड कर सकते कि ये स्टॉक ऐसे गिर क्यों गया। अब समझिए प्रोविजनिंग किया है बैंक ने और फिर भी ये स्टॉक गिर जाता है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, से मतलब इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी स्टॉक गिर जाता है। आप कारण डिकोड करने की सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, एग्जैक्टली कारण हमको नहीं पता चलेगा। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि इस बाजार में आप कितनी बार सही होते हो ये मायने नहीं रखता है, आप कितने कम बार गलत होते हो केवल यही चीज़ मायने रखती है। गलत हम सब होंगे और उसी गलती को सुधारने के लिए हमको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, डेली कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम आगे चलकर एक बेटर इन्वेस्टर, बेटर ट्रेडर, बेटर मतलब लर्नर बन सकें आने वाले समय में बाजार के। समझ रहे हैं। अब हम जो एग्जैक्टली हमेशा हर वीडियो में कैलकुलेशन करते हैं उसको करेंगे। उसके लिए हम इसको साफ सफाई करेंगे थोड़ी सी। एक कैलकुलेशन हम करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने के लिए, और वो कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप सिंपली बाजार में देखोगे
इस बैंक को अन्य बैंकों से कंपेयर करोगे तो आपको बहुत अच्छा मतलब क्लैरिटी मिल जाएगी बैंकिंग सेक्टर को लेकर, कौन सा स्टॉक हमको लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। 3 रुपये 93 पैसे इस बार का अर्निंग पर शेयर आया है। 5 रुपये 71 पैसे जस्ट पिछले क्वार्टर में था, यहाँ से बहुत बड़ा ड्रॉप आया है। पिछले साल के इस क्वार्टर में 4.5 रुपये का था। हम इस पर कैलकुलेशन करेंगे आने वाले 4 क्वार्टर में, अगर ये बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट देते हैं तो क्या इनका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो जस्टिफाइबल है, क्या हमको वहाँ पर बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। तो चलिए अभी हम इनका प्राइस देखते हैं कितना है, 345 रुपये। 345 रुपये पे हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम कैलकुलेटर खोलेंगे तो 345 ठीक है अपॉन कितना करेंगे 3.93 ठीक है, ये कितना हो गया 87.78। इसको हम अपॉन 4 करेंगे और हमारे सामने प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ जाएगा 21 रुपये का, 21.94। इसको हम कह सकते हैं 22 रुपये, यानी कि 22 रुपये का हमारे पास क्या आ गया प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर हम इसको निफ्टी से कंपेयर करते हैं तो हमको ये स्टॉक हाफ रेट पे मिल रहा है। निफ्टी का पी 40 के आसपास है, इनका पी 22 के आसपास है। लेकिन क्या बैंकिंग सेक्टर भी 40 का पी जस्टिफाई करती है? जी नहीं। इवन जब एचडीएफसी बैंक नहीं कर सकता है तो ये कहाँ से करेंगे। लेकिन क्या हम इनको एचडीएफसी बैंक के आधे रेट पर भी रख कर देख सकते हैं? मतलब ये मैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात कर रहा हूँ, एक्जैक्टली रेट की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं देख सकते, इसीलिए ये बैंक ना यहाँ पर महंगा है ना यहाँ पर सस्ता है, फेयर वैल्यूड है, मतलब ठीक ठाक वैल्यू पे है, जहाँ इसकी वैल्यू होनी चाहिए वहीं है। यानी कि 350 रुपये के आसपास बंधन बैंक अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। लेकिन अब आगे बात आती है क्या हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो मैं आपसे कहता हूं बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं कि बैंक किस सेक्टर में डील करता है क्या नहीं करता है, आप उन सब चीज़ों को देख सकते हो। एक और चीज़ मैं यहाँ पर रिजल्ट में आपको बताना चाहूँगा, फिर रिजल्ट के कुछ मेन पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा। अगर आप एनपीए की बात करोगे तो लगातार नेट एनपीए की बात हो रही है। यहाँ पर आप देख लोगे ग्रॉस एनपीए टू ग्रॉस एडवांसेस, ध्यान से देखिएगा, उसमें बहुत 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 तगड़ी इंप्रूवमेंट इस बैंक ने दिखाई है। और ये हमारे सामने जो डेटा रख रहा है सच में बहुत पॉजिटिव नोट पे मैं बंधन बैंक को अगर देखता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ एनपीएस के केस में देखता हूँ प्रोविजनिंग कर रहे हैं। और उसी तरीके से बैंक, मतलब हर बैंक की अपनी एक खूबी होती है, वो किस तरीके से एनपीए से डील करता है बहुत जरूरी मायने ये भी रखता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नेट एनपीए देखना चाहोगे तो ये भी बहुत तगड़े से इंप्रूव किया है, 0.81% से 0.36% और फिर अब घट के 0.26% पे आ गया है। मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी दिखाई देती है बंधन बैंक में। क्या हम इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं, उसको हम एक मतलब होता है ना कि ये पॉइंट्स में क्या कहना चाहते हैं उसको समझेंगे, फिर आपको फाइनल कंक्लूजन अपनी तरफ से देंगे। चलिए की हाइलाइट्स आ गई हैं, पूरा साभार इनके रिजल्ट में इन्होंने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। डिपॉजिट्स ग्रो किए हैं 29.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस, 7.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, पॉजिटिव नंबर है, इसको हम थम्स अप देते हैं। लोन पोर्टफोलियो ऑन बुक प्लस ऑफ बुक प्लस TLTRO ग्रू 20.6%। अब यहाँ समझिएगा बात, यहाँ पर ऑन बुक ऑफ बुक और टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में जो हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है 22.6%, यहाँ पर भी बहुत पॉजिटिव नंबर है ये, मैं इससे भी काफ़ी खुश हुआ। मतलब होता है ना मोगैम्बो खुश हुआ। कासा ग्रू 62% ईयर ऑन ईयर, बहुत अच्छा नंबर है, पॉजिटिव साइड। कासा रेशियो क्या है 42.9% अगेंस्ट 38.2%, यहाँ पर थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट बहुत मायने रखती है और ये भी बहुत पॉजिटिव नंबर है। डेटा ये ईयर ऑन ईयर था, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ आती है, एडेड 17 लाख कस्टमर ड्यूरिंग द क्वार्टर, 17 लाख लोगों ने अपना अकाउंट खोला है इस बैंक के साथ विथ टोटल कस्टमर बेस 2.25 करोड़। ये बहुत पॉजिटिव नंबर है क्योंकि कस्टमर बेस ये जिस हिसाब से बढ़ाए हैं मैं इससे खुश हुआ, मतलब मोगैम्बो इससे भी खुश हुआ। ग्रॉस एनपीए एज ऑन दिसंबर 31 2020 1.1%, इसको हमने डिस्कस किया, नेट भी हमने डिस्कस किया है पीछे, आप जाकर उसको चेक कर सकते हो। कैपिटल एडिकेसी एंड ड्यूरिंग द क्वार्टर, कैपिटल एडिकेसी रेशियो हमको CRAR जो दिखाई दे रहा है 26.2%, ये भी बढ़िया है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अपने पीयर से अगर आप इनको कंपेयर करोगे जिस हिसाब से इनका प्राइस अभी है उस हिसाब से मैं इसको बिल्कुल जस्टिफाई करता हूं। और चाहे आप इसको किसी भी लेवल पे कंपेयर करो, ये एक अच्छा नंबर हमारे सामने पेश कर रहा है। अब सबसे आखिरी बात हम आपसे करेंगे, फिर आपको बताएंगे जब सब कुछ अच्छा है तो हमको बैंक लेना है या नहीं लेना है। अब आखिरी पॉइंट हम देखते हैं, ड्यूरिंग द क्वार्टर द बैंक हैज टेकन एक्सेलरेटेड एडिशनल प्रोविजंस ऑन स्टैंडर्ड एडवांसेस अमाउंटिंग टू 1000 करोड़। अब यही बात हमने पीछे की कि बैंक जो है वो प्रोविजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इवन बैंक खुद ये बात आकर सामने हमारे बोल रहा है कि भैया हम प्रोविजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते आने वाले समय में। अभी हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे चलेगा, लेकिन हम
एनपीएस पे रिस्क नहीं ले सकते हैं। और ये बैंक के लिए ये भी एक चीज़ बहुत 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 पॉजिटिव है कि बैंक अपने आप को सिचुएशन से संभालने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है, चार्ट में भले मतलब प्राइस में इनके भले मोमेंटम ना आए, लेकिन बैंक आने वाले समय में अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। हम बंधन बैंक को मंथली कैंडल पे लेकर आएंगे और फिर आपको कुछ दिखाएंगे जहां पर आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, इस बैंक के प्रोमोटर्स को या फिर इस बैंक के मैनेजमेंट को देखकर लोगों को इनमें बहुत कॉन्फिडेंस था, लेकिन ये कॉन्फिडेंस इस वक्त के सिनारियो में, जब से यस बैंक क्राइसिस हुआ, जब से अन्य जगहों पे दिक्कतें आने लगी, इस बैंक को वो प्रीमियम तब से नहीं मिल पाया, क्योंकि ये बैंक एक समय अपने बहुत बड़े हाई प्रीमियम पे ट्रेड करता था। और अभी मैंने आपसे कहा कि ये बैंक आपको फेयर प्राइस पे मिल रहा है, यानी कि अगर आप यहाँ पर बाई करते हो, जिस हिसाब से मार्केट अभी चल रही है, आप कोई गलत कदम नहीं उठा रहे हो, यानी कि आप इस बैंक को बाई कर सकते हो। लेकिन आने वाले भविष्य का खतरा आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई बैंक इस क्वार्टर में 1000 करोड़ की प्रोविजनिंग कर रहा है, आने वाले समय में उसको खतरा बड़ा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट भी प्रोविजनिंग में ना डालना पड़े, इसलिए अभी से प्रोविजनिंग बढ़ाकर चलो। इसलिए बैंक जो है खतरा देख रहा है, हमको भी वो खतरा दिखाई देना चाहिए। अगर नहीं दिखाई देता है तो हम गलत डिसीजन ले लेंगे। इसका मतलब क्या है, बाजार जब ऑल टाइम हाइज पे है, ये बैंक ऊपर से करेक्ट हुआ है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि जब बाजार गिरेगी तो ये बैंक ऊपर जाएगा। जब बाजार गिरेगी हो सकता है ये बैंक स्टेबल रहे या फिर यहाँ पर भी एक डिप मिले। उस डिप में मैं आपको खरीदने की सलाह दे सकता हूँ। ना पर्सनली मेरे ये पोर्टफोलियो में है, ना मैं इसमें अभी कोई ट्रांजेक्शन करने जा रहा हूँ। जो बैंक मुझे पसंद था मैंने आपको पहले वीडियो बनाकर बताया हुआ है कौन सा बैंक मैं खरीदूंगा। स्टॉक पसंद है, इनकी सोच मुझे पसंद है, प्राइस भी पसंद है, लेकिन प्राइस ऐसा नहीं है जो मुझे बहुत वैल्यू दे रहा हो। फेयर प्राइस है और फेयर प्राइस में मैं स्टॉक नहीं लेता हूं। आपको पता है ट्रेड करने के लिए मैं एक बार दो बार सही जगह पे इनको ले सकता हूं, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट ने अपने आप को स्ट्रेच किया है, यहाँ पर हमको जो मोमेंटम आएगा भी वो सस्टेनेबल नहीं दिखाई देता। इसीलिए मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ। बाकी आपकी अपनी मर्जी, आप क्या चॉइस अपनाते हो वो आपका अपना ओपिनियन होगा। अगर आपके पास स्टॉक है तो एवरेज करने का लेवल थोड़ा सा नीचे देखिएगा। फेयर वैल्यू पे एवरेज नहीं किया जाता, स्टॉक अपने वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सस्ता मिले तब आप एवरेज कीजिएगा। जैसे कि 18, 17, 16 की पी पे अगर ये स्टॉक मिलता है तब आपको यहाँ पर एवरेज करना चाहिए। अभी के हिसाब से फेयर वैल्यूड है, मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए। अगर नहीं चलता है तो भी हम इसको एक रूम देंगे, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर के लेवल से गिरा हुआ है, मार्केट जबकि बहुत धड़ल्ले से चल रही है। रिजल्ट मुझे खुश नहीं किया, लेकिन जो इनके मैनेजमेंट की कमेंट्री थी उसने मुझे खुश किया है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में बैंक ने एवरेज टू पॉजिटिव रिजल्ट दिया है और इस चीज़ के लिए मैं बैंक को थम्स अप देना चाहूँगा। मुझे पर्सनल लेवल पे ऐसा लग रहा था कि बंधन बैंक हमारे सामने कोई एक्सीडेंट ना पेश कर दे, लेकिन बचाया है इन्होंने। अन्य बैंकिंग स्टॉक से मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। लेट्स सी क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कर लेना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय।